सो लेट्स टॉक अबाउट कन्झम्पशन फंक्शन अगेन. मगाशी एकदम पटकन ॲब्रप्टली कट झाली मीटिंग, इथूनच सुरू करूया. आपण बोलत होतो पॉझिटिव्ह स्लोप बद्दल. वी वर टॉकिंग अबाउट पॉझिटिव्ह स्लोप. तो हम क्या बोल रहे थे कि जैसे ही आपका पॉजिटिव स्लोप जो मैं रेड हाईलाइट कर रही हूँ वो लेफ्ट से राइट ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है, जैसे असेंडिंग हो. ओके और ये बताता है कि आपके जो दो वेरिएबल्स आपने लिए हैं जैसे इनकम एंड कंजम्पशन, उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इनकम बढ़ेगा जो एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा. समझ में आ रहा है अभी? तो जब एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है उसे बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप वाला इंक्रीज फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन. तो जैसे ही अगर आपके कर्व को पॉजिटिव स्लोप है, आप वो फंक्शन को क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन. समझ में आ रहा है आशना? हाँ मैडम. हाँ ओके. अगर कुछ है आप पूछ सकते हो. ओके इट्स नॉट लाइक मैं आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन फिर क्या होता है जिनको समझ में आ रहा है वो थोड़े बोर हो सकते हैं, राइट? सो लेट्स सी. तो हमने ये देखा इट्स अपवर्ड स्लोप, मतलब ऊपर जाने वाला पॉजिटिव स्लोप है. तो टू द राइट इंडिकेट्स दैट कंजम्पशन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम. कंजम्पशन इंक्रीजिंग फंक्शन है इनकम का. बी इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब बी ये ब्रेक इवन पॉइंट है क्योंकि वो पॉइंट पे सी और सी वाई, मतलब जो हमारी लाइन है जहां पर सी इज इक्वल टू वाई इक्वल है, वो इंटरसेक्ट करिए ये पॉइंट पे बी, राइट? तो इसको बोलेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट. क्या बोलेंगे? रिपीट करो मेरे पीछे. ब्रेक इवन पॉइंट. करेक्ट. एक बार फिर से. यस. तो ब्रेक इवन पॉइंट. करेक्ट, वेरी करेक्ट. मतलब जो हम इक्विलिब्रियम, यस करेक्ट. तो क्या है जिसको हमने इक्विलिब्रियम बोला था लास्ट टाइम, जैसे ई था, तो यहाँ पर क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर आपका कंजम्पशन और इनकम एक साथ मिल रहे हैं और जैसे इक्विलिब्रियम होता है वैसे ही हो रहा है, राइट? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? टोटली या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन? हाँ. ओके. सो इसकी वजह से ये मेरा जो ड्राइंग है इसको थोड़ा इग्नोर कर दो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए जहां पर सी कंजम्पशन कर्व और 45 डिग्री वाली लाइन जिसको हमने बोला है यूनिटी का लाइन, वो इंटरसेक्ट हो जाएगा, वो पॉइंट बी क्रिएट हो जाएगा और हम वो बी पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट. वहां पर मैडम आवाज आपका आवाज नहीं आ रहा है. थोड़ी देर मौन व्रत में रहते हैं 2 मिनट के लिए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ओके. इज इट ऑडिबल नाउ? मैं आप अभी सुनाई दे रहा है आपको? यस मैम. यस मैम. कूल कूल. सो क्या है जहां पर आपका कंजम्पशन कर्व और जहां पर वो यूनिटी लाइन है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो बन जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट. क्या बनेगा? ब्रेक इवन पॉइंट. करेक्ट. वहां पर क्या हो जाएगा? आपका OY1 मतलब इनकम और OC1 आपका कंजम्पशन, ये इक्वल टू हो जाएगा. मतलब कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम, और जिसको हम ग्राफ पे बोलेंगे OY1 और OC1. समझ में आ रहा है क्या क्या इक्वल टू होने वाला है? ये वाला OY1 और OC1. मैडम वापस से बोलो, आपकी Yes. आवाज अटकी. इट्स ओके, बताती हूँ. तो बी पॉइंट कैसे बनेगा ये तो मैंने आपको बताया. जब कंजम्पशन कर्व आपके यूनिटी लाइन को 45 डिग्री लाइन को कट करेगा तो वो कट पॉइंट जो होगा बी, इसको हम बी बोलते हैं, तो बी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे. क्योंकि ब्रेक इवन क्यों? क्योंकि वो सी और वाई को इक्वेलिटी में कट करेगा. तो उस टाइम आपका टोटल कंजम्पशन विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम. ओके. सो सिंपली C इज इक्वल टू Y, और C इज इक्वल टू Y का मतलब क्या होगा? OY1 इतना इनकम विल बी इक्वल टू OC1 इतना कंजम्पशन. समझ में आ रहा है? उसके बाद उसके बाद आता है व्हेन इनकम राइजेस टू OY1. तो जब इनकम
OY1 तक जा पहुंचता है, कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस टू OC2। ओ सॉरी, यहाँ पर OY1 हुआ है तो मेक इट, ये कुछ आई थिंक टाइपिंग वाली मिस्टेक है, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, तो यहाँ पर आपको OY2 करना है। ओके, मैं कर दूंगी जब मैं आपको भेजूंगी। सो जब इनकम राइजेस टू OY2, जब आपका इनकम बढ़ेगा, OY2 पे पहुंच जाएगा। अब आपका पहले O1 था, OY1 था, तो वो क्रॉस करके OY2 पर पहुंच गया। ओके, तो ये जब OY2 पे पहुंच जाएगा, आपका कंजम्पशन भी OC1 तक पहुंच गया, सॉरी OC2 तक पहुंच गया, राइट। मतलब इनकम के साथ आपका कंजम्पशन भी बढ़ गया, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। मतलब जितना Y1 और Y2 में डिफरेंस था, पहले Y1 इतना इनकम था, अब Y2 हुआ, तो जितना वो चेंज हुआ इनकम में, उसके हिसाब से आपके कंजम्पशन में चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कंजम्पशन छोटा सा चेंज हो रहा है। दैट मीन्स Y1 Y2 इज ग्रेटर देन C1 C2, या फिर यहाँ पर उल्टा रिलेशन है, या दैट इज C1 C2 ये लेस देन Y1 Y2। तो चेंज इन कंजम्पशन जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू चेंज इन इनकम Y1 Y2। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट मैं क्या बता रही हूँ? येतंय नाही येतंय, डोक्यावरून चाललंय? हाँ मैडम, वेरी गुड। अगर नहीं समझ में आ रहा है, सी द वीडियोस, या फिर मुझे पूछ भी सकते हो आप। ओके ओके मैडम। the portion of income, मुझे भी पूछ सकते हो, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट दैट ये क्या हो जाता है फिर पता है आपको, मतलब एक 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 करके हम इतना बड़बड़ करने लगते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? या ऑब्वियसली आपको दिख नहीं रही है। ओके, मैडम नहीं। मुझे पता था ये होने वाला है। अभी ओके, होपफुली आपको दिख रही होगी। और उसके लिए हम बोलते हैं कि the portion of income not consumed is saved as shown by the vertical distance between 45-degree line and the C curve, that is SS dash। तो जो भी इनकम आपका सेव नहीं हो, सॉरी जो भी इनकम है वो आपका कंज्यूम नहीं होता, वो इनकम हम सेव कर देते हैं। सिंपली बोले तो जो भी गैप होता है आपके 45 डिग्री लाइन और कंजम्पशन कर्व में, वो हम क्या कर देते हैं, वो हम सेव कर देते हैं। ओके, और उस टाइम आप हम जो बोलते हैं वो जो गैप को वो बोलते हैं SS डैश। मतलब SS डैश आपका सेविंग्स है। ओके, और यहाँ पर आप क्या करोगे, क्या आप मुझे बता पाओगे? यहाँ पर आपका कंजम्पशन मतलब क्या है, आपका कंजम्पशन ज्यादा है लेकिन इनकम कम है, तो आप क्या करोगे? टॉक टॉक, क्या करोगे आप? इज देयर एनी चांस कि आप कुछ कर सकते हो? नाही लक्षात येते काय करणार ते? ओके, मी सांगते। सो जर समजा एकदा कंझम्पशन कमी आहे आणि इन्कम जास्त आहे, तर तुम्ही सेव्हिंग्स मध्ये नव्याने पैसे टाकाल उरलेले। तसंच जर कंझम्पशन जास्त आहे, इन्कम कमी आहे, तर ते टाकलेले पैसे परत काढाल, राईट? डिसेव्ह कराल अमाऊंट। आपण बघितलं होतं जेव्हा 0 होतं तेव्हा 20 कंझम्पशन होतं, तेव्हा आपण काय केलं, 5 सेव्हिंग मधले पैसे काढले, राईट? सो सिम्पली सेइंग, जेव्हा तुमच्याकडे हा पोर्शन उरतो की नाही, तेव्हा तुम्ही हे पास्ट सेव्हिंग मधले पैसे काढणार आहात। ओके, आणि याच्यात इथे तुम्हाला काहीच करायला लागणार नाही सेव्हिंग या ब्रेक इव्हन पॉइंटला। पण पुढे जेव्हा तुमचं असंच इन्कम वाढत जाईल पण कंझम्पशन मात्र तेवढ्या प्रमाणात वाढणार नाही, सो तुम्हाला काय करायला लागेल, सेव्हिंग करायला लागेल। येतंय लक्षात? नक्की जर तुम्ही मला अटेंडन्स शीटचे जर हे पाठवत असाल तर या, आय नो अटेंडन्स शीट पाठवायचे, पण मी बरोबर वेळेत पाठवेन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, thus the consumption function measures not only the amount spent on consumption but also the amount saved। म्हणजे आपण कंझम्पशन फंक्शनचा अभ्यास करून दोन गोष्टी शिकतो। पहिली गोष्ट, कंझम्पशन मध्ये किती अमाऊंट खर्च झाली, आणि दुसरी गोष्ट किती अमाऊंट सेव्ह झाली।
तो हम दो चीजें सीखते हैं, एक कंजम्पशन में कितना खर्चा हुआ, मतलब टोटल कितना कंजम्पशन रहा, और जो कंजम्पशन नहीं हुआ उसके हिसाब से हमने कितना सेव किया। कौन सी दो चीजें हमने सीखी? अगर हम इन्हें ये ग्राफ सीखा तो मुझे बताओ पहले क्या सीखा, बताओ 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 बताओ। रिअली नाही लक्षात येत आहे? पहिली गोष्ट आपण हे बघतो की आपण किती अमाउंट स्पेंड केली कंजम्पशनवर, मतलब कितना कंजम्पशन हुआ। अगर आपका एक सर्टनली इनकम रेज हुआ तो, और उसके साथ ही हम दूसरी चीज देखते हैं कितना अमाउंट हमने सेव किया। तो SS1 ये है अमाउंट हमने कितना सेव किया। ओके जैसे ही आपका इनकम बढ़ता जाएगा ये जो SS1 वाला गैप है वो बढ़ता जाएगा। ओके समझ में आ रहा है आपको? Okay, hopefully. This is because the propensity to save is merely the propensity not to consume. मतलब अगर आप ऐसे देखो प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में, मतलब आपकी सेविंग के टेंडेंसी के बारे में सोचो तो ये बहुत कुछ अलग सा नहीं है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या है, जैसे इनकम बढ़ेगा उसके हिसाब से आप कितना कंज्यूम करोगे। तो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, जैसे इनकम बढ़ेगा उसके हिसाब से आप कितना कंज्यूम नहीं करोगे। प्रोपेंसिटी नॉट टू कंज्यूम मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जो आप ना खर्चा करोगे, ना कंज्यूम करोगे, तो वो आप क्या करोगे, आप सेविंग्स में डाल दोगे। सिंपली मीनिंग प्रोपेंसिटी टू सेव simply means propensity not to save. The 45-degree line may therefore be regarded as zero saving line. तो अगर आप 45 डिग्री लाइन पे चल रहे हो और वहां पर आपको कंजम्पशन कट रहा है, इसको हम जीरो सेविंग लाइन भी बोल पाएंगे। 45 डिग्री लाइन को, जिसको हम यूनिटी लाइन बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो सेविंग लाइन। द शेप एंड द पोजिशन ऑफ सी कर्व इंडिकेट द डिवीजन ऑफ इनकम बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। तो जैसे ही आपका सी कर्व है वो डिटरमाइन करता है कि आपका प्रपोर्शन कितना रहेगा सेविंग्स में और कंजम्पशन में। ओके मुझे लगता है मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा इसके बारे में ज्ञान दिया है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। आवाज कट हो रहा है, आई नो। ओके तो क्या करते हैं, जस्ट लिटिल बिट आगे कौन सी स्लाइड है वो सिर्फ देखते हैं, पढ़ेंगे या नहीं उसके हिसाब से तय करेंगे। ओके सिंपली देखते हैं कि क्या है, एक छोटा सा चार्ट है। ओके द कंजम्पशन फंक्शन, ओके ये जो कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास है उसको दो प्रॉपर्टीज रहते हैं। ओके कंजम्पशन फंक्शन के दो प्रॉपर्टीज रहते हैं। एक प्रॉपर्टी है द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब पहली कौन सी प्रॉपर्टी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरी प्रॉपर्टी है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंपली याद क्या रखना है, कंजम्पशन फंक्शन के दो प्रॉपर्टी रहते हैं, पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं अभी आपको पढ़ाने वाले नहीं हूं, डेफिनेटली नॉट आई एम गोइंग टू डू दैट, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको अभी के लिए ये सीखना चाहिए कि हमने ये कंजम्पशन कैसे फंक्शन ड्रॉ किया। तो आज के लिए मतलब आज से हमारे पूरे हफ्ते के लेक्चर्स बंद होते हैं, क्योंकि मेरा मतलब मैं आपसे आपको नेक्स्ट डायरेक्ट मंडे में मिलूंगी। तो आपको ये पूरा का पूरा जो कंजम्पशन फंक्शन है उसका ग्राफ, उसके बारे में नोट्स पूरे के पूरे निकालने पड़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको आप ये कैसे करोगे वापस। ओके तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली मुझे बताना पड़ेगा कि आप ये मतलब आपको ये सब ड्रॉ करना है, आपके बुक में नोट्स निकालने हैं। ओके और ये सब आपको मुझे बताना है की अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी है तो। ओके तुम्हाला सगळ्यांना समजताय काय ते? आता मी तुम्हाला अटेंडन्स लिंक पाठवणार आहे। ओके डेफिनेटली